नमस्कार। कल हम लोगों ने पीएल नंबर तक पढ़ाई किए थे कि पीएल नंबर को प्राइस लिस्ट नंबर कहते हैं और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब भी किए थे कि क्या क्या इसका कितने डिजिट का होता है पीएल नंबर। तो 10वां क्वेश्चन था, इसके आगे है ये 11th क्वेश्चन कि द टर्म पीओएच इन अ वर्कशॉप मीन्स। वर्कशॉप में पीओएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब होता है पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। ये इसका बी नंबर सही है। इसमें लगा हुआ है वैसे ये नंबर, लेकिन इसमें पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग होता है। पीओएच पीओएच क्या होता है कि जो ट्रेन है उसका पीओएच होता है। एक उसका समय है, 9 महीना है, या एक आवधिक पीओएच भी होता है, तो ये 3 महीना 6 महीना इस तरह जो है पीओएच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय आरडीएसओ, मतलब आरडीएसओ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आरडीएसओ का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पहला नंबर सही है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम पे। व्हाट इज द रेट ऑफ पीएफ डिडक्शन फ्रॉम पे। जो जिनका पीएफ का पैसा कटता है तो कितना परसेंट कटता है? तो ये सही है, पहला नंबर का जो ऑप्शन है 8.33% जो है बेसिक पे का पीएफ का डिडक्शन होता है। जैसे एनपीएस में 10% होता है और इसमें 8.33% होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि चार्ज एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड सैंक्शन ऑफ। तो हमारे जो गवर्नमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है वोटेड एक्सपेंडिचर और एक है चार्ज एक्सपेंडिचर। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, आप लोग सुनने के दौरान नोट्स कर सकते हैं। तो जो पैरा 302 है, पैरा 302 है फाइनेंस कोड के वॉल्यूम 1 में। तो पैरा 302 में लिखा हुआ है आर्टिकल 112 112 में जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। इसके अनुसार ये है कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो या तो वोटेड होगा या चार्ज एक्सपेंडिचर होगा। तो चार्ज एक्सपेंडिचर जो है, चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए जो है सो सैंक्शन करने का जो है वो प्रेसिडेंट को रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, चार्ज एक्सपेंडिचर प्रेसिडेंट के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, और जो वोटेड एक्सपेंडिचर है वो पार्लियामेंट के द्वारा वोट के जरिए किया जाता है। चार्ज एक्सपेंडिचर का जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 113(1) है। तो जैसे कि कभी अगर आर्टिकल पूछ दे कि चार्ज एक्सपेंडिचर का क्या आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में है चार्ज एक्सपेंडिचर, तो 113(1) है। और वोटेड जो है 112(2). चार्ज एक्सपेंडिचर में जो सैलरी है, जो एग्जाम्पल के लिए कि सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन पेबल टू इन रेस्पेक्ट ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उनके सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन पेबल किया जाता है, चार्ज एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। या और दूसरा एग्जाम्पल है एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट्स और अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन वेयर मेड इनटू रूल ऑफ कोर्ट। कोई ऐसा जिसमें कोई जजमेंट है, डिक्री है, अवार्ड है, तो उसमें भी चार्ज एक्सपेंडिचर के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है। या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें यह डिक्लेयर किया गया हो संविधान के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा कि यह जो एक्सपेंडिचर है वह चार्ज के द्वारा किया जाएगा, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को भी चार्ज के द्वारा ही किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे जो 3 एग्जाम्पल है, तो कई बार 2A के क्वेश्चन में या 3A के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैग ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी जो है
वोटेड से होता है कि चार्ज से होता है, इस तरह के क्वेश्चन आता है। वोटेड एक्सपेंडिचर का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 113(2) है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कि चार्ज एक्सपेंडिचर का आर्टिकल 113(1) है और वोटेड एक्सपेंडिचर का आर्टिकल 113(2) है। और 112(2) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह प्रेस्क्राइब किया गया है कि जो एक्सपेंडिचर होगा एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट कहते हैं, वो शो होगा चार्ज एक्सपेंडिचर, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और वोटेड एक्सपेंडिचर द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि चाहे चार्ज एक्सपेंडिचर हो या वोटेड एक्सपेंडिचर हो, उनको पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है। अगर जैसे शॉर्ट नोट्स में जो 2A के क्वेश्चन होता है उसमें 80 नंबर के ऑब्जेक्टिव होता है और फिर 20 नंबर का शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि वोटेड और चार्ज में क्या डिफरेंसेज हैं। तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि जो वोटेड एक्सपेंडिचर है इसके लिए रिक्वायर होता है अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, और चार्ज एक्सपेंडिचर में इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। हाउएवर, हालांकि पार्लियामेंट डिस्कस कर सकते हैं जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा हो रहा है इस पर। तो एक ये डिफरेंस हो जाएगा, दूसरा दोनों के आर्टिकल्स है, और रेशनलाइजेशन जो होता है तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो इस तरह वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर, तो चार्ज एक्सपेंडिचर का इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ पीवीसी इन कॉन्ट्रैक्ट। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीवीसी का फुल फॉर्म होता है प्राइस वेरिएशन क्लॉज। जो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वर्क के लिए, तो इसमें ये ऐसा प्रावधान है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पीवीसी रहेगा। तो पीवीसी का जो इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में है कि इसका क्या पर्पस है, व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ पीवीसी इन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो मेन पर्पस है कि इसमें ऑप्शन है कि टू ट्रैक मेजरमेंट ऑफ वर्क डन, ये नहीं है। टू ट्रैक वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, ये भी नहीं है। टू इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ रेलवे इन कैलकुलेशन ऑफ अर्नेस्ट मनी, नहीं, क्योंकि अर्नेस्ट मनी का कैलकुलेशन के लिए पीवीसी नहीं है। तो ये जो चौथा नंबर का ऑप्शन है ये वाला कि टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड रेलवे ड्यू टू इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वेरिएशन इन प्राइसेज। मतलब पीवीसी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए लगाया जाता है ताकि मुद्रास्फीति या अपस्फीति के कारण जो रेट है उसमें अगर कोई वेरिएशन होता है तो ठेकेदार और रेलवे के हितों की रक्षा की जा सके, मतलब कोई विवाद न हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मेन पर्पस है कि ये रिजॉल्व करते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड रेलवे ड्यू टू वेरिएशन इन प्राइसेज, और दूसरा कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज रेलवे अगेंस्ट द राइजिंग एंड डिक्लाइनिंग प्राइसेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब कि रेलवे हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, जो पैसा राइजिंग होगा या डिक्लाइन होगा तो उसमें कोई विवाद ना हो। तो क्वेश्चन तो ये हो गया कि पीवीसी क्यों लगाया जाता है। तो पीवीसी प्राइस वेरिएशन क्लॉज, किसी भी कारण से अगर कॉन्ट्रैक्ट में रेट में कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे के बीच कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसलिए पीवीसी लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पीवीसी से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि पीवीसी जो है कितने टेंडर के वैल्यू के लिए होता है। तो 2 करोड़ से ज़्यादा के जो टेंडर वैल्यू होता है तो उस पर पीवीसी लागू होता है, इससे नीचे वाले पर पीवीसी लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चन आते रहता है कि पीवीसी कितने पर लागू होता है। जैसे कुछ चीज़ों पे पीवीसी एडमिसेबल नहीं है, तो जिसमें स्पेसिफिक पेमेंट टू कंसल्टेंट, और इसके बाद जो मटेरियल सप्लाई बाय द रेलवे टू द कॉन्ट्रैक्टर एदर फ्री और एट अ फिक्स्ड रेट, कोई फ्री का है या फिक्स्ड रेट वाला है उसमें, और फिक्स कंपोनेंट जहाँ पर रहेगा जैसे कि 15% तक,
तो उसमें पीवीसी लागू नहीं होगा, या कोई ऐसा नॉन स्टॉक आइटम है तो उसमें पीवीसी लागू नहीं होगा। इस तरह कुछ इसके बेस मंथ होता है पीवीसी लगाने के। तो बेस मंथ जो है, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि बेस मंथ कब से लिया जाएगा। तो उस बेस मंथ जो है पीवीसी लगाने का, वो 1 मंथ पीरियड, 1 मंथ पहले लिया जाएगा। कब से? टू द क्लोजिंग ऑफ द टेंडर। टेंडर जब क्लोज हो रहा है उससे 1 महीना पहले का लिया जाएगा। अदरवाइज स्टेट एल्सवेयर, या जो भी कहा जाए, लेकिन जो टेंडर क्लोज होगा उससे 1 महीना पहले इसका बेस मंथ तैयार किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर 5 जुलाई 2024 को मान चलिए कि टेंडर का क्लोजिंग डेट था, तो इस केस में जून 2022 जो है इसका बेस मंथ माना जाएगा। तो उस टाइम बेस मंथ में जो भी रेट होगा उस रेट के अनुसार पीवीसी कैलकुलेशन किया जाएगा। तो मेन क्वेश्चन ये था कि भाई इसका बेस मंथ क्या रहता है। तो बेस मंथ कॉन्ट्रैक्ट टेंडर क्लोज होने से 1 महीना पहले उसका बेस मंथ रहेगा। कितने रुपये तक के टेंडर पर ये लागू होता है? तो 2 करोड़ से ज़्यादा पर ये लागू होता है पीवीसी। और पीवीसी के क्या पर्पस है, ये 3-4 पॉइंट 2A के हिसाब से ठीक है, 3A के हिसाब से भी काफ़ी है।